हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल होता क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं और उसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं और वह ग्रह कौन कौन से हैं। इस वीडियो में आपको पूरी मतलब कि सभी आठ ग्रह होते हैं, उस 8 ग्रह के बारे में और सभी ग्रह के बारे में अलग अलग बताऊंगी। जिसके लिए आपको अगर ये पूरे वीडियो को देखना है तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं उसके बाद अगर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मतलब कि ये जो सौर मंडल है इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आया हो, आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें सौर मंडल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, और इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी। और इसे देखने के बाद आपके जो एग्ज़ाम में सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही कम छूटने के चांस रहेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, यानी कि जो सूर्य है वह सौर मंडल का प्रधान, या फिर कह सकते हैं कि सौर मंडल का जो मुखिया होता है उसे हम सूर्य को ही कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही हम सौर मंडल कहते हैं। यानी कि जो सूर्य होता है यह सौर मंडल का प्रधान होता है, और जितने भी धूमकेतुएं हैं, ग्रहों हैं, उपग्रह हैं, उल्काएं हैं, वो सभी के सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और इन सभियों के आकाशीय पिंडों जितने भी हैं वो उन सभियों के समूह को ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। या फिर पूछा जाए कि सौर मंडल का परिभाषा बताइए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा सभी आकाशीय पिंडों के समूह को ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो उसका आंसर है कोपरनिकस। यानी कि कोपरनिकस ही वह आदमी है जो सौर प्रणाली के बारे में सबसे पहले बताए थे, या फिर कह सकते हैं कि कोपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज की है। अब आगे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा ग्रह के बारे में कि ग्रह किस प्रकार से किस ग्रह के बाद कौन से ग्रह का स्थान आता है, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके से यह सभी ग्रह 8 ग्रह मिलकर के सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के बाद जो ग्रह होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह वह होता है बुध। बुध के बाद होता है शुक्र के बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और सबसे अंत में होता है वरुण। और यही 8 ग्रह हैं जो सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। और इन 8 ग्रहों के बीच जो ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है, ये सभी के सभी इसमें क्षुद्र ग्रह हैं। और इन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बहुत मात्रा में होते हैं और वह भी चक्कर काटते रहते हैं। अब ग्रहों को हम लोग 2 वर्गों में बांटे हैं। यहाँ पर ये जो क्षुद्र ग्रह, इससे पहले के जितने भी ग्रह हैं उन सभी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसके बाहर के ग्रह को बाह्य ग्रह। यानी कि यह जो ग्रह हैं इन 8 ग्रहों को हम लोग 2 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं, 2 वर्गों में बांटे हैं, जिसमें पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। अब देखते हैं कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, यानी कि ये जो 4 ग्रह हैं यह आंतरिक ग्रह हैं, जिसमें पहला है बुध, शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। और ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि बाह्य ग्रह में कौन कौन से 4 ग्रह आते हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। इस बाह्य ग्रह में आते हैं जिसमें पहला है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। यानी कि बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं, जिसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं। और अभी हम लोग जाने सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल किसे कहते हैं, और उसके बाद ग्रह कितने होते हैं और ग्रह को कितने वर्गों में बांटा गया है, और वो कौन कौन और उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं उसके बारे में। अब आगे लिखा हुआ है सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम।
यानी कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम किस प्रकार से, यानी कि सूर्य से क्रम मतलब कि सूर्य के बाद उससे सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, उस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के बाद कौन सा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बारे में, कि किस प्रकार से सूर्य के दूरी के क्रम में किस प्रकार से ग्रह उपस्थित है उसके बारे में। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध, और बुध के जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और सबसे अंत में वरुण। यानी कि सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही 8 ग्रह हैं और यही क्रम में ये लोग रहते हैं। ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी के सभी रहते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में, यानी कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उसके बारे में। इसलिए यहाँ पे हम उन लोग उसे कह सकते हैं कि ग्रहों का आकार, यानी कि उसके आकार के हिसाब से हम लोग उसके घटते क्रम को देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है उसके बारे में, और कौन सा ग्रह किससे छोटा है। जिसमें सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो वह ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे अंत में बुध। यानी कि अगर यहाँ पर से पूछा जाए कि 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो उसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे छोटा की बात की जाए तो वह हो जाएगी बुध। अब आगे जान लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है उसकी सहायता से। आगे लिखा हुआ है शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। यानी कि इसमें 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत अपने सभी ग्रहों के विपरीत अपना कार्य करते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी ग्रहों के विपरीत अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वह 2 ग्रह हैं शुक्र तथा अरुण। ये जो शुक्र तथा अरुण हैं यह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम, यानी कि जितने भी ग्रह हैं शुक्र तथा अरुण को छोड़ करके वह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण यह पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण ये 2 ग्रह यहाँ पे जो सूर्योदय, पहले हम लोग देख लेते हैं सूर्योदय को, और सभी जितने भी ग्रह वहाँ पे सूर्योदय होते हैं पूरब की ओर, लेकिन ये सभी ग्रहों के विपरीत होता है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है, यानी कि सूर्य उगता है पश्चिम में, और अगर डूबने की बात हो सूर्यास्त की बात तो सूर्यास्त होता है इसका पूरब में, जो अन्य ग्रहों के अपेक्षा यह पूरे का पूरा विपरीत है। और इस प्रकार का 2 ही ग्रह पे होता है, जिसमें पहला है शुक्र और अरुण। यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। अब आगे इस प्रकार से हम लोग जान लिए ग्रहों के बारे में और सौरमंडल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। अब हम लोग देखेंगे सभी ग्रह के बारे में विस्तार से एक एक करके, मतलब कि देखेंगे सबसे पहले जैसे कि बुध है यहाँ पे, तो बुध के बारे में विस्तार से जानेंगे, फिर जानेंगे शुक्र के बारे में, उसके बाद पृथ्वी के बारे में, उसके बाद मंगल के बारे में, फिर बृहस्पति के बारे में, शनि, अरुण और वरुण। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी यहाँ पे बुध के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। यानी कि अगर बात की जाए बुध के बारे में तो यह जो बुध है यह ग्रहों में सबसे छोटा है और यह सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता भी दी थी, यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे फिगर में कि यह सूर्य का सबसे निकट, यानी कि सूर्य के बाद सबसे फर्स्ट में बुध ही आता है। इसलिए यह जो बुध है यह सूर्य का सबसे निकट है। और इन सभी में ये आपको फिगर में भी देखने से भी मालूम चलता होगा कि यहाँ पे जितने भी ग्रह के फिगर बनाए गए हैं इन सभी में छोटा बुध ही है। तो यह जो बुध ग्रह है यह सभी ग्रहों से छोटा है और सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि अगर बात की जाए बुध के उपग्रह की तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। और ऐसे 2 ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिसमें पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। यानी कि बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आगे लिखा हुआ यह सूर्य की परिक्रमा
करने में केवल 88 दिनों का ही समय लेता है। यानी कि यह जो बुध है यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सिर्फ 88 दिन का समय ही लेता है। और आगे लिखा हुआ इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन है। यानी कि अगर बात की जाए इसका परिभ्रमण काल की तो यह 58.6। यहाँ पे आप लोग को दो शब्द मिला होगा। पहले लिखा हुआ है यह सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिन का समय लगता है और नीचे लिखा हुआ है इसका परिभ्रमण काल 58.6 है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि इस परिक्रमा का मतलब क्या होता है और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है उसके बारे में। यह यहाँ पे लिखा है सूर्य की परिक्रमा, यानी कि यह जो बुध है यह सूर्य का चक्कर काटता रहता है और यह जब सूर्य का चक्कर काटता है तो एक चक्कर पूरा करने में वो 88 दिन का समय ले लेता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे लिखा हुआ है परिभ्रमण, यानी कि यह जो सूर्य है बुध यह अपने ही अक्ष पे घूमता रहता है, उसे ही हम कहते हैं कि यह परिभ्रमण कर रहा है, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। और इसे यह जो बुध है यह अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने में 58.6 दिन का समय लेता है। यह पृथ्वी से आकार में लगभग 18 गुना छोटा है। यानी कि अगर बात की जाए कि इसका जो आकार है यह पृथ्वी की अपेक्षा कितना छोटा है तो उसका आंसर होगा 18 गुना। यानी कि यह जो बुध ग्रह है यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यानी कि यह जो बुध ग्रह है यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यानी कि अगर वायुमंडल होगा ही नहीं, जहाँ पे वायु नहीं होगी, जल नहीं होगा, वहाँ पे जीवन संभव नहीं ही होगा। इसलिए यह जो बुध ग्रह यहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है जिसके कारण लोग यहाँ पे निवास नहीं करते हैं। यहाँ दिन बहुत गर्म और रात बर्फीली होती है। यानी कि यह जो बुध ग्रह है यहाँ पे दिन जब होता है तो वहाँ पे वो दिन में बहुत गर्मी बनी रहती है और रात बहुत बर्फीली, यानी कि रात बहुत ही ठंडा होता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। इसका अगर ताप का अगर अंतर पूछा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है तापांतर, यानी कि ताप का अंतर। इसका जो ताप का अंतर है यह सभी ग्रहों से अधिक है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि पहले आप लोग पढ़े कि इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। अब अगर बात की जाए कि इसका तापांतर कितना है तो उसका आंसर होगा 600 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यह जो बुध ग्रह है इसका ताप का अंतर 600 डिग्री सेल्सियस है, जो सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दिन में बात की जाए तो यह 427 डिग्री हो जाती है, 427 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात में इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, यह 173 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर दिन हो जाती है, रात जब दिन में बदलती है तो इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वह 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने बुध के बारे में कि बुध मतलब कि यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, यह सभी ग्रहों में छोटा है और यह किस प्रकार से परिभ्रमण करता है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। अब आगे जान लेते हैं इसी प्रकार से हम लोग शुक्र के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है नीचे, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। जैसे कि यहाँ पे बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यह जो सूर्य है बुध यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जबकि बात की जाए शुक्र की तो यह पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। और यह सभी ग्रहों में चमकीला, यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और कौन सा ग्रह सभी ग्रहों में चमकीला ग्रह है। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर होगा शुक्र। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, यानी कि यह जो शुक्र ग्रह है यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इस ग्रह को हम लोग गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि इस ग्रह का और दूसरा नाम है यह जो ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिसमें पहला है बुध और दूसरा शुक्र। जिस प्रकार से बुध का कोई उपग्रह नहीं था उसी प्रकार से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे लिखा है शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का परिक्रमा करता है।
इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब में होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही इस बात को यहाँ पे समझा दी हूँ, यहाँ पे जो शुक्र और अरुण हैं, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। और ये जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, जिसके कारण यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो उगता है वह पश्चिम की ओर उगता है और सूर्यास्त होता है पूरब की तरफ। इसे पृथ्वी का वहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यानी कि यह जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का वहन कहा जाता है। और अब जान लेते हैं कि इसे पृथ्वी का वहन हम लोग क्यों कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो आकार है, घनत्व है, व्यास है, वह लगभग पृथ्वी के समान है। यानी कि जिस प्रकार का पृथ्वी का आकार है, घनत्व है, उसका जो व्यास है उसी प्रकार का सेम इसका है, लगभग समान है। इसलिए इसे हम पृथ्वी का वहन कहते हैं और इसे भाग्नि ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने बुध और शुक्र के बारे में। और अभी हम लोग जाने थे शुक्र के बारे में, और उसके बारे में जो जान रहे थे उससे पहले थोड़ा सा बच गया था। और जानते हैं अब उसके बारे में, जो शुक्र के बारे में बच गया था जानने के लिए, उसके बारे में जो लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है, शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि यह जो शुक्र ग्रह है इसका जो वातावरण है इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी अधिकता है, या फिर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र को हम लोग भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए शुक्र के बारे में। अब आगे जानते हैं पृथ्वी के बारे में। आइए जानते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी सहायता से हम लोग समझते हैं। अभी लिखा हुआ है पृथ्वी, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी कि यह जो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीव निवास करते हैं पृथ्वी पे ही। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यह जो पृथ्वी है इस पे जल की अधिकता है। इस पृथ्वी ग्रह पे अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, जिसके कारण इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह जो ग्रह है यह नीले कलर का दिखता है, जिसके कारण इस ग्रह को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है कि वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन यापन किया जाता है और कौन सा ग्रह जिसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वी। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे लोग निवास करते हैं और इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जल की बहुत ही अधिकता है। अब आइए जानते हैं आगे। लिखा हुआ यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि यह जो पृथ्वी ग्रह है यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, जिसके कारण ही यहाँ पर यह जो पृथ्वी है इस पे ऋतु का परिवर्तन होता है। यानी कि यह जो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ऋतु यानी कि मौसम बार बार चेंज होते रहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यानी कि अगर बात की जाए पृथ्वी की विषुवतीय व्यास के बारे में, तो इसका जो विषुवतीय व्यास है यह 12,756 किलोमीटर है, तथा इसका अगर ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब आइए आगे जानते हैं। आगे लिखा हुआ यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि यह जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। और यह अभी जानेंगे हम लोग अपने अक्ष पे, यानी कि यह जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में या फिर अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने में कितना समय लेती है उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और इसमें कितना समय लगता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसे समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड इसे अपने ध्रुव पे घूमने में लगता है। और यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने ध्रुव पे गमन करता है, या फिर कह सकते हैं कि अपने ध्रुव पे घूमता रहता है। यह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में करती है। यानी कि अभी हम लोग जिस प्रकार से जाने कि यह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करती है और इसमें 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चलती है और इसे पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लगता है। और इसी प्रकार से अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि यह अभी हम लोग जाने कि ये अपना अक्ष पे किस प्रकार से घूमता है। अब हम लोग जान लेते तो थोड़ा सा कि यह सूर्य का चक्कर किस प्रकार से लगाता है और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसके बारे में। तो यह सूर्य का जो चक्कर है यह दीर्घवृत्ताकार पथ पे, यानी कि यह वृत्ताकार यानी कि वृत्तीय गति से सूर्य का चक्कर लगाता है और वह दीर्घ यानी कि बड़ा सा वृत्ताकार पथ से बहुत बड़ा यानी कि वृत्तीय गति से यह अपना सूर्य का चक्कर लगाता है। और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगती है। यानी कि यह जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसमें यह 365 दिन, उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लेता है। अब आगे जान लेते हैं, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं कि सौर वर्ष हम किसे कहते हैं। सौर वर्ष किस मतलब कि अगर इस प्रकार से प्रश्न रहता है कि सौर वर्ष से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसे। यानी कि यह पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगाता है उसे ही हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जितना जो समय लगता है उसी समय को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यानी कि हम लोग अभी जाने थे कि जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में बस 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी बात बचे 6। इन सभी ये जो 6 ग्रह हैं इन सभी का भी कोई ना कोई उपग्रह है। और उसी प्रकार से अभी हम लोग जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह यानी कि पृथ्वी का बस एक ही ग्रह है और उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। और ये जो चंद्रमा है इसे हम लोग रात की रानी के नाम से भी जानते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि रात की रानी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो उसका आंसर होगा चंद्रमा। यानी कि यह जो चंद्रमा है इसे हम लोग रात की रानी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से इसकी औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि अगर सूर्य से इसकी औसत दूरी की बात की जाए तो यह 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि यह जो पृथ्वी है यह सूर्य से अपना दूरी, इसका अगर बात की जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो उसका आंसर होगा 15 करोड़। यानी कि यह जो सूर्य है यह अगर सूर्य से बात की जाए यानी कि यह जो सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे प्रथम में आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी है। और इन 2 ग्रह के बाद पृथ्वी का स्थान आता है। और अगर बात किया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो उसका आंसर होगा 15 करोड़। यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आगे लिखा हुआ है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे हम लोग अपसोर कहते हैं। यानी कि जब 3 जनवरी का दिन आता है पृथ्वी पे, जब 3 जनवरी आता है तो उस वक्त जो पृथ्वी है यह सूर्य के बहुत ही निकट चली जाती है। यानी कि 3 जनवरी के समय यह जो पृथ्वी है यह सूर्य का हमेशा चक्कर लगाता रहता है। और जिस दिन 3 जनवरी आता है उस दिन यह जो पृथ्वी है यह सूर्य के बहुत ही निकट चला जाता है। तब यह दूरी लगभग घट करके 14.70 करोड़ हो जाती है। यानी कि अभी हम लोग जाने कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग
15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़। और जब 3 जनवरी का समय आता है तो उस वक्त जो पृथ्वी है यह सूर्य से मात्र 14.70 किलोमीटर पे बच जाता है, यानी कि उस वक्त यह 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है इसकी दूरी। इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। यह लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अब इस अवस्था को हम लोग अपसौर कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से जब 3 जनवरी का समय आता है उस वक्त यह जो पृथ्वी है यह सूर्य के बहुत ही निकट चली जाती है और इसकी दूरी घट करके 14.70 किलोमीटर हो जाती है। और यह जो क्रिया है इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग उपसौर कहते हैं। और जब यह जो पृथ्वी है यह 4 जुलाई, जब 4 जुलाई का समय आता है तो ये पृथ्वी सूर्य के बहुत ही सूर्य से बहुत ही दूर चला जाता है। अभी हम लोग जाने कि यह 15 करोड़ दूरी पे है, लेकिन जब 4 जुलाई आता है तो उस वक्त यह जो पृथ्वी है यह सूर्य से दूर चला जाता है और इसकी दूरी उस वक्त हो जाती है 15.21 किलोमीटर। और उस वक्त यह जो क्रिया होती है, यानी कि सूर्य से दूरी जब पृथ्वी की ज़्यादा हो जाती है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपसौर। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं कि अपसौर और उपसौर हम लोग किसे कहते हैं या फिर इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में। अभी मैं आपको बताई थी, इससे अगर ना समझ में आया तो फिर से मैं इसे एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऊपर लिखा हुआ है उपसौर, यहाँ पे लिखा हुआ है उपसौर। अब आइए जानते हैं, इसे आसानी से समझते हैं। जब पृथ्वी है वह जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ही या कम हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं इसे आसान भाषा में कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट चली जाती है तो उस समय जो दूरी बच जाता है उसी दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट चली जाती है तो उस समय का जो दूरी होता है उसे हम उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, यानी कि उनके बीच की दूरी अधिक हो जाती है और उस समय का जो दूरी हो जाता है उसी दूरी को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने पृथ्वी के बारे में। और यह जो पृथ्वी है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। जैसा कि अभी आप लोग जाने कि यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लोग जीव निवास करते हैं या फिर लोग निवास करते हैं। और यहाँ पे लोगों को जीने के लिए, मनुष्यों को जीने के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है यह परिपूर्ण मात्रा में यहाँ पे उपस्थित है। और इसी कारण यह जो पृथ्वी है, हम लोग भी पृथ्वी पे निवास करते हैं और इससे संबंधित एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों न कर रहे हो। इसलिए आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा। अब इस प्रकार से मैं आपको अभी पृथ्वी के बारे में बता ही दी हूँ। अब आगे जान लेते हैं बृहस्पति के बारे में। यह भी एक ग्रह है। अब आगे जानते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसकी सहायता से पढ़ करके और समझते हैं बृहस्पति के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि यह जो बृहस्पति ग्रह है यह आकार की दृष्टि से 8 ग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है तो उसका आंसर होगा बृहस्पति। यानी कि इन 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा अगर आकार की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा ग्रह है तो वह होगा बृहस्पति। और अगर सबसे छोटी ग्रह की बात की जाए तो जैसा कि मैं आपको अभी पहले बताई थी कि जो यह बुध है यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और आकार में सबसे छोटा है। यानी कि अगर छोटा की बात की जाए तो बुध और बड़ा की बात की जाए तो बृहस्पति। अब आगे जान लेते हैं, यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। यानी कि यह जो बृहस्पति है यह मुख्य रूप से गैसीय पिंड है। यानी कि यह जो पृथ्वी है यहाँ पे भूमि रहती है, यहाँ पे जमीन है, और लेकिन वहाँ पे यह जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे कोई भूमि या फिर यह जो बंजर भूमि या फिर ठोस है वहाँ पे ये नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ गैस का आवरण है। इसलिए हम इसे बृहस्पति को हम लोग गैसीय पिंड भी कहते हैं। अब आगे जान लेते हैं, यह ग्रह अपनी धुरी पे सबसे तेजी से घूमता है। यानी कि यह जो बृहस्पति है यह अपनी धुरी पे यानी कि 8 ग्रह से सबसे ज़्यादा तेजी से घूमती है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। यानी कि अगर बात की जाए कि यह जो बृहस्पति ग्रह है यह अपने ही अक्ष पे परिभ्रमण करने में कितना समय लेती है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह जो बृहस्पति है यह अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम समय लेती है। यानी कि बहुत ही कम समय में यह अपने
अपना जो परिभ्रमण काल है उसे पूरा कर लेता है। अब जान लेते हैं इसके परिभ्रमण काल के बारे में। और यह जो बहुत तेज़ी से अपने अक्ष पे घूमता है और इसका परिभ्रमण काल है 9 घंटा 55 मिनट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 10 घंटे। यानी कि यह जो बृहस्पति है इसे अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने में बस 10 घंटा का ही समय लगता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। यानी कि यह जो बृहस्पति है इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है उसके बारे में। तो इस बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं लगभग में कि 12 वर्ष का समय लगता है। आगे लिखा हुआ है इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। यानी कि जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि यह जो बृहस्पति ग्रह है यह एक गैसीय पिंड है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर ये गैसीय पिंड है तो यहाँ पे किस गैस की सबसे अधिकता है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे किस गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति है उसके बारे में। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। यह जो ग्रह है बृहस्पति यहाँ पे हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो वह उपग्रह है गैनीमीड। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा गैनीमीड। और यह भी पूछा जाता है कि यह जो गैनीमीड है यह किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। और इस प्रकार से अभी हम लोग इसे याद कर लेते हैं थोड़ा सा। यह जो बृहस्पति है यह सभी ग्रहों में इसका आकार बड़ा है और इसका उपग्रह भी है वह भी सबसे बड़ा है और इसका उपग्रह का नाम है गैनीमीड। इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए बृहस्पति के बारे में। अब आगे जानते हैं मंगल के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह जो मंगल ग्रह है इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा मंगल। अब जान लेते थोड़ा सा कि यह जो मंगल ग्रह है इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो इसे क्यों जानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इसका लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यानी कि यह जो मंगल है इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं कि इसे लाल ग्रह हम लोग क्यों कहते हैं। तो इसका जो रंग लाल है यह वहाँ पे उपस्थित, यानी कि मंगल ग्रह पे उपस्थित लौह ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे लिखा है आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड इसे हम लौह भी कह सकते हैं। इस यहाँ पे जो लौह जो ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड इसकी उपस्थिति वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, जिसके कारण इसका जो रंग है यह लाल कलर का हो जाता है। इसलिए हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह अपने अक्ष पे 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यानी कि जिस प्रकार से अभी हम लोग जाने कि पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, उसी प्रकार से यह जो मंगल है यह अपने अक्ष पे 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन होता है। अभी हम लोग पढ़ लिए थे कि यहाँ पे जैसा कि लिखा है यह अपने अक्ष पे, यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। और 23 यहाँ पे 23.5 है और यहाँ पे 25, यह लगभग सेम है, यानी कि कह सकते हैं लगभग दोनों समान है। इसके कारण जिस प्रकार से पृथ्वी पे यह 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है और यहाँ पे मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होती है, उसी प्रकार से यह जो हमारा मंगल ग्रह है यह भी 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है और जिसके कारण यहाँ पर भी ऋतु का परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पे पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट का एक चक्कर लगाता है। यानी कि अगर बात की जाए कि यह अपने धुरी यानी कि अपने अक्ष पे यह जो मंगल ग्रह है यह अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है उसके बारे में। तो यह जो मंगल ग्रह है यह अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटा 6 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगा लेता है, जो पृथ्वी के लगभग समान है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। लिखा हुआ है यह ऊपर ला देखते हैं, यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। और यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं कि यह
24 घंटे लगा लेते हैं, और यह भी यहाँ पे 24 घंटे 6 मिनट, यानी कि यह जो दोनों का दोनों पृथ्वी और मंगल है इसका जो परिभ्रमण काल है लगभग समान है। अब आगे जानते हैं इसके 2 उपग्रह हैं, यानी कि अभी हम लोग पढ़े 2 के बारे में, जिसके उपग्रह पृथ्वी और बृहस्पति। इन दोनों का एक उपग्रह थे, लेकिन यह जो हमारा मंगल ग्रह है इसका 2 उपग्रह है। अब जानते हैं इनके नाम कि इनके नाम क्या क्या हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें पहला है फोबोस और दूसरा डिमोस, यानी कि इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोमोस तथा डिमोस। फोमोस और डिमोस इन दोनों का नाम लगभग सेम है, जिसके कारण आपको याद करने में सहूलियत होगी। इसके अंत में भी स आता है, फोबोस के अंत में भी स और इसके अंत में भी स। इसके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और दूसरा डोमोस। अब जान ले थोड़ा सा इनके उपग्रह के बारे में। लिखा हुआ है डोमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यानी कि अगर बात की जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है उसके बारे में, तो इसका आंसर होगा डोमोस। और यह जो डोमोस है यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। और अगर सबसे बड़ी ग्रह का बात किया बड़ा उपग्रह का बात किया जाए तो वह है गैनीमीड, जो बृहस्पति का हिस्सा है। बृहस्पति ग्रह का हिस्सा है। और सबसे छोटा ग्रह है जो है मंगल का हिस्सा, उसका नाम है डिमोस। इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें से जो डिमोस है यह सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, यानी कि यहाँ यह जो मंगल ग्रह है इस पे एक सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि ग्रह पर बात की जाए तो 8 ग्रह में से इन 8 ग्रह में से जो मंगल है इस पे एक सबसे ऊंचा सा पर्वत स्थित है। अब जान लेते हैं उसके बारे में कि उस पर्वत का नाम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, यह जो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है यह मंगल ग्रह पे स्थित है और यह बहुत ही ऊंचा, यानी कि यह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि पृथ्वी पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यह बहुत ही ऊंचा पर्वत है, लेकिन अगर यह जो निक्स ओलंपिया पर्वत है अगर इसकी बात की जाए, इसकी तुलना की जाए माउंट एवरेस्ट से, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह है 8848 किलोमीटर। लेकिन अगर निक्स ओलंपिया की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसका सीधा 3 गुना है, यानी कि कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से सीधा 3 गुना ज़्यादा ये जो निक्स ओलंपिया है इसकी ऊंचाई है। और यह निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे स्थित है। आइए अब जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे बृहस्पति के बारे में जो सबसे बड़ा ग्रह था। और अगर बात की जाए शनि की तो यह दूसरा, यानी कि बृहस्पति के बाद अगर आकार में बात की जाए तो शनि का स्थान है, यानी कि यह जो शनि है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे लिखा हुआ है इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी कि यह जो शनि ग्रह है इसका आकार अगर आप लोग देखे होंगे तो यह गोल तो होता है, लेकिन इसके जो चारों तरफ होता है वो वलय के तरीका में होया हुआ रहता है, लगभग इस प्रकार से। और यह जो वलय है यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस शनि ग्रह की। अब आगे जान लेते थोड़ा सा इस वलय के बारे में विस्तार से। आगे लिखा हुआ है इसमें वलय की कुल संख्या 7 है, यानी कि यह जो शनि ग्रह है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी वलय, और इसमें जो वलय की संख्या होती है उसकी संख्या 7 होती है। यानी कि शनि ग्रह में पूछा जाए अगर कि शनि ग्रह में कितने वलय उपस्थित होते हैं तो उसका आंसर होगा 7। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, यानी कि यह जो वलय है यह शनि ग्रह जो है इसके वलय यह आसमान में अगर देखा जाए तो आकाश में यह पीले तारे के समान, यानी कि पीले तारे की तरह दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है, यानी कि अभी आप लोग जाने होंगे कि यह जो बुध ग्रह है यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो वह है टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और अगर इसकी आकार की बात की जाए तो इसका आकार जितना आकार बुध ग्रह का है उतना ही आकार शनि का उपग्रह टाइटन का है। इसका घनत्व बहुत कम है,
यानी कि यह जो इसका टाइटन जो है, इसका उपग्रह, अभी बात हो रही है इसके उपग्रह टाइटन के बारे में। इस टाइटन का जो घनत्व है यह बहुत ही कम है, यानी कि यह जो टाइटन है बहुत ही घना है, यानी कि इसका घनत्व बहुत कम है, यह पूरा घना है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। यानी कि अगर इस टाइटन जो यह शनि का जो उपग्रह है, इसे अगर जल में डाला जाए तो यह अंदर डूबेगा नहीं बल्कि ऊपर ऊपर तैरना शुरू कर देगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी कि अगर बात की जाए सभी ग्रहों में, सभी 8 ग्रहों में, ग्रहों की कुल संख्या 8 है, और उन सभी 8 ग्रहों में अगर बात की जाए उनके उपग्रह के बारे में तो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पास ही है। अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह के पास सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उपग्रह उपस्थित हैं। अब जान लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है उसके बारे में। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं जिसकी संख्या 82 है, यानी कि अभी फिलहाल अगर बात किया तो शनि के पास सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उपग्रह उपस्थित हैं और इनकी संख्या 82 यानी कि 82 है। आज से 2 वर्ष पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, यानी कि आज से अगर हम 2 वर्ष अगर आज से हम 2 वर्ष पीछे जाते हैं तो उस वक्त सबसे अधिक मात्रा में उपग्रह की अगर बात की जाए तो वह बृहस्पति ग्रह के पास था। और अभी जो मैं आपको बताई थी, जिस वक्त बृहस्पति के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, उस वक्त मैं आप लोगों को बता दी थी कि जो यह बृहस्पति है बस इसका एक ही उपग्रह है, जो बिल्कुल गलत है। इसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन इसका जो एक उपग्रह है यह बहुत ही बड़ा है। जो जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रह में इनका उपग्रह जो है यह सभी ग्रहों के उपग्रह की अपेक्षा बड़ा था। इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। यह जो बृहस्पति का जो उपग्रह था यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह था। अब आगे जान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा था उस बारे में। आज से 2 वर्ष पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के पास था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 यानी कि 79 उपग्रह स्थित हैं। यानी कि जब आज से यानी कि 200 वर्ष पहले, अभी चल रहा है 2023, जब 2019 थी उससे पहले तक जो बृहस्पति हमारा ग्रह है उसके पास अगर सभी ग्रहों की अपेक्षा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास ही था। लेकिन जब समय आगे बढ़ा थोड़ा सा तो 2019 में खगोलविदों ने जब इनके शनि के परिक्रमा करने की जो इसका जो परिक्रमा करने का जो चाल था इस पे उन्होंने खोज करके और इसकी खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। यानी कि इसकी परिक्रमा को देख करके खगोलविदों ने 20 नए उपग्रह की खोज कर दी। और जब इसके 20 उपग्रह और बढ़ गए तो उस वक्त तक बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह था जिसकी संख्या थी 79। लेकिन शनि में जब 20 ग्रह और बढ़ गए तो इसकी संख्या बृहस्पति से भी आगे हो गई और यह बढ़ करके 82 यानी कि 82 हो गई थी। अब इसी के कारण अब यह जो शनि ग्रह है इसमें सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उपग्रह निहित है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए शनि ग्रह के बारे में। अब आगे जानते हैं जो 2 ग्रह बच गए हैं। अभी तक हम लोग 6 ग्रह के बारे में जान गए हैं। अब 2 ग्रह 6 पढ़ लेने के बाद अब हम लोग के पास 2 ग्रह के बारे में जानना बाकी है। उसके बाद हम लोग इस चार्ट के सहारे से अभी जान लेंगे कि किस ग्रह को मतलब अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है और उसे सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। बस इसी के बारे में जब तक आप मेरे वीडियो पे बने रहें। अभी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा अरुण के बारे में कि यह अरुण ग्रह क्या है। लिखा हुआ है यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि अगर बात की जाए अरुण ग्रह की तो यह जो ग्रह है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। यानी कि यह जो अरुण ग्रह है इसका आकार तीसरा सबसे बड़ा है। हम लोग पहला में पढ़े थे कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा
हो गया हमारा अरुण। यह जो अरुण है यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर बात की जाए अगर इसकी बात की जाए सूर्य से दूरी की, कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, और उसके बारे में अगर उसके बारे में बात की जाए कि यह जो सूर्य से कितनी दूरी पे है और यह सभी ग्रहों की अपेक्षा कैमा स्थान रखता है सूर्य से दूरी के बारे में, तो उसका आंसर होगा 7वां, जो मैंने आपको अभी फिगर के सहारे ही बता दी थी कि यह जो हमारा अरुण ग्रह है यह 7वें स्थान पे पड़ता है। अब आगे जान लेते हैं। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में किया था। यानी कि यह जो अरुण ग्रह है इसका खोज किसने किया था और कब किया था। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे आप लोग ध्यान से अभी समझिए और याद रखिएगा, क्योंकि यह कब पूछते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। यानी कि यह जो अरुण ग्रह है, प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यह जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर होगा सर विलियम हर्शल ने। यानी कि यह जो अरुण ग्रह है इसकी खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। अब बात होगी कि जब सर विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की तो वह कभी ना कभी तो की ही होगी, तो उसका डेट की बात, तो उसकी जो डेट थी उस वक्त 13 मार्च 1781 ईस्वी। यानी कि जो यह अरुण ग्रह है इसकी खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। और यह कब की थी, तो आइए देखते हैं। यह की थी 13 मार्च 1781 ईस्वी को। यानी कि 13 मार्च 1781 ईस्वी को सर विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। यह अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यानी कि यह जो हमारा अरुण ग्रह है यह अपने अक्ष पे बहुत ही ज़्यादा लेटा हुआ है, जो है 82 डिग्री। यह जो हमारा अरुण ग्रह है यह अपने अक्ष पे 82 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिसके कारण इसे देखने में यह पूरा का पूरा एकदम लेटा सा प्रतीत होता है। और यह लेटा हुआ दिखाई देने के कारण ही इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आंसर होगा अरुण। यानी कि अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे जान लेते हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। यानी कि यह जो यह अरुण ग्रह है यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता है। यानी कि यहाँ पे मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा रंग का है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यानी कि यह जो हमारा अरुण ग्रह है इसका सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात की जाए कि इसके उपग्रह तो बहुत सारे, लेकिन अगर इसमें इनके सारे उपग्रह में अगर बात किया कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा टाइटेनिया। यानी कि जो टाइटेनिया है यह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए अरुण के बारे में। आगे जान लेते हैं वरुण के बारे में। आगे लिखा हुआ है, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यानी कि जिस प्रकार से अभी हम लोग देखें कि अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी, उसी प्रकार से वरुण ग्रह है इसकी खोज किसने की और कब की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो यह वरुण ग्रह है इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। हमारा जो यह वरुण ग्रह है इस ग्रह का खोज जो जॉन गाले नामक जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने की थी। और वह कब की थी उसकी बात, तो यह 1846 ईस्वी में। यानी कि वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से दूरी में 8वां स्थान रखता है। यानी कि यह जो वरुण ग्रह है यह सबसे अंतिम, यानी कि सूर्य से सबसे 8वां, यानी कि आप लोग जानते ही होंगे कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है और यह जो वरुण है यह सबसे लास्ट यानी कि 8वें स्थान पे स्थित है। सूर्य से इसकी दूरी 8वें स्थान पे है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। यानी कि इसके जो वरुण उपग्रह इसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन इसमें अगर प्रमुख की बात की जाए कि इन सभी में सबसे प्रमुख कौन सा ग्रह है, उपग्रह है, तो उसका आंसर होगा ट्राइटन। और आप लोग यहाँ पे ये जो शनि थे उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण, इन सभी का जो उपग्रह है लगभग सेम है और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ।
यह जो हमारा शनि था, शनि का उपग्रह था टाइटन। उसके बाद यह अब अरुण है, अरुण का उपग्रह था टाइटेनिया और वरुण का उपग्रह है ट्राइटन। इन सभी का नाम लगभग समान है और आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, यानी कि यह जो वरुण ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक, यानी कि सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा समय लेता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 164 वर्ष लग जाते हैं, यानी कि यह जो वरुण है इसे एक चक्कर पूरा करने में 164 वर्ष का समय लग जाता है। इस प्रकार से अब हम लोग जान लिए हैं 8 ग्रहों के बारे में कि वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वो अपने अक्ष पे कितने समय लगाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद सूर्य का जो वह परिक्रमा करते हैं उसमें कितना समय लगाते हैं। उसके बाद सौरमंडल क्या है, उसके बाद ग्रहों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। और आइए यहाँ पे जो बच गए हैं इन सभी को मैं एक साथ लिख दी हूँ कि यह जो सभी ग्रह हैं यह अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेते हैं, और यह सूर्य की परिक्रमा करने में एक परिक्रमा तो करते हैं लेकिन उसमें अगर एक बार घूमते हैं तो उसमें कितना समय लेते हैं उसके बारे में। तो ये जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य, अपने अक्ष पे घूर्णन करने में और सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सभी ग्रह का नाम, उसके बाद यह अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कितना समय लगाते हैं और यह सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे प्रथम में लिखा हुआ है बुध, यानी कि बुध जो अपने अक्ष पे जो यह यह जो अपने अक्ष पे जो घूमता रहता है उसमें यह 58.6 दिन लगाता है। यह जो बुध है यह अपने अक्ष पे घूमने में 58.6 दिन समय लेता है। और आगे देख लेते हैं कि यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो यह सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय ले लेता है। अब इसी प्रकार से नीचे देख लेते हैं जो है शुक्र अपने अक्ष पे घूमने में 243 दिन का समय लेता है, जबकि अगर सूर्य का चक्कर लगाने की बात की जाए तो उसमें यह 224.7 दिन का समय लेता है। अब आगे जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने में समय लेता है जो है 23.9 घंटा। यह जो सूर्य है यह अपने पृथ्वी यह अपने अक्ष पर घूमने में 23.9 घंटा का समय लेता है, जिसे हम 9 घंटा का समय लेता है। और आगे अगर सूर्य की परिक्रमा करने में अगर इसकी बात की जाए तो यह 365.26 दिन लगा लेते हैं। यानी कि अगर पृथ्वी की बात की जाए कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 365.26। इसे हम कह सकते हैं कि यह लगभग 1 वर्ष का समय ले लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसी प्रकार से मंगल के बारे में। मंगल अपने अक्ष पे घूर्णन गति करने में कितना समय लेता है तो उसका आंसर होगा 24.6 घंटा। और अगर बात की जाए यह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो उसका आंसर होगा 687 दिन। यानी कि यह जो मंगल है यह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। अब आगे जान लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति अपने अक्ष पे घूमने में 9.9 घंटा, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है यह अपने अक्ष पे घूमने में 9.9 घंटा का समय लेता है। और अगर इसकी बात की जाए कि यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है तो उसका आंसर होगा 11.9 वर्ष। अब आगे जान लेते हैं शनि के बारे में। यह अपने अक्ष पे घूमने में 10.3 घंटे का समय लेता है, जबकि अगर बात की जाए कि यह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो उसे जान लेते। तो यह जो शनि ग्रह है यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है 29.5 वर्ष। उसके बाद आगे है अरुण अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेता है, और अगर ये सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो उसमें कितना समय लगता है उसके बारे में। यह जो अरुण है यह जब अपने अक्ष पे परिभ्रमण करती रहती है तो उसमें समय लेती है 17.2 घंटा, जबकि अगर सूर्य की परिक्रमा करने में बात की जाए तो यह 84 वर्ष। यानी कि यह जो अरुण है यह जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसके लिए वह 84 वर्ष का समय ले लेता है। अब आगे जान लेते हैं वरुण के बारे में। वरुण अपने अक्ष पे घूमने में
कितना समय लेता है, और अगर सूर्य की परिक्रमा करने में अगर बात की जाए तो उसमें वह कितना समय लगाता है उसके बारे में। तो यह जो वरुण है यह अपने अक्ष पे घूमने में 16.1 घंटे का समय लगाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि यह सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करने में कितना समय लगाती है तो उसका आंसर हो जाएगा 164.8 वर्ष। यानी कि यह जो वरुण है यह अपने अक्ष पे घूमने में मात्र 16.1 घंटा का समय लेता है। लेकिन अगर सूर्य की परिक्रमा करने में इसकी बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 164.8 वर्ष। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।